गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कुमार मिश्रा पर। जैसा हमने कल आपको बताया था कि कूलाम का नियम होता क्या है, तथा कल आपको ये भी बताया गया था कि प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, उसकी बीमा क्या होती है। ये हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। आज का जो हमारा अगला टॉपिक था, कल ही जैसा हम बता दिया था आप सबको, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक, ये था हम लोगों का आज का टॉपिक कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ध्यान दें, आपेक्षिक, यहाँ एक शब्द आता है आपेक्षिक, यानी कहीं ना कहीं किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी वायु और निर्वात के लिए हम किसी दूसरे माध्यम को यहाँ पर देख रहे हैं। अगर यहाँ वायु और निर्वात ना होकर कोई दूसरा माध्यम स्थित हो, तब आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है कि माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है, या ऐसा बोल लें हम कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। ध्यान देते हैं स्टूडेंट, इसकी परिभाषा या इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 एवं Q2 निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम, या निर्वात की बात आई, यानी निर्वात का मतलब वायु ना हो, यहाँ पे वायु ना हो, वायु के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम हो तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है, वैद्युत बल होता है, वो Fm बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ हम एप्सिलॉन कहेंगे क्योंकि यहाँ का माध्यम वायु और निर्वात नहीं है। Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1। और क्या कहते हैं, जैसे जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता अगर स्टूडेंट, तो वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती, लेकिन यहाँ क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम का या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या मिला स्टूडेंट, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निर्वात के लिए देखेंगे अब हम, यानी निर्वात के लिए कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा। तो निर्वात के लिए कल हमने कूलाम के नियम द्वारा पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। इसे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्या मिल जाएगा हमें। समीकरण 1 का क्या है Fm, तो समीकरण 1 को किससे विभाजित करना है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F m अपान F, यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। इसे देखेंगे स्टूडेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R का होल स्क्वायर गुणे 4 एप्सिलॉन नॉट R का होल स्क्वायर अपान Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 डिवाइड हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर डिवाइड हो गया, 4 से 4 डिवाइड हो गया। तो एफ एम अपान एफ बराबर क्या मिल गया? एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ अपान एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अतः स्टूडेंट क्या निष्कर्ष मिलता है? जहां ये एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या था? माध्यम की विद्युतशीलता थी। माध्यम की विद्युतशीलता बटे एप्सिलॉन नॉट यहां क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। तो हम फिर से जान लेते हैं कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता हम इसे दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या मिल गया हमें? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एफ एम बराबर हमें क्या मिल गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपान आर का होल स्क्वायर। या इसे हम बोले तो एफ एम बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा किसका मान होता है, देख लीजिए एफ बराबर हमें क्या मिला था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर का होल स्क्वायर। हमें ये मिल ही चुका है। तो अब हम इसके जगह पे ये मान पूरा पुट कर देंगे, यानी किसकी जगह पे? इतनी की जगह पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो एफ अपान एप्सिलॉन आर ये होता है स्टूडेंट आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो स्टूडेंट अब हम इस पे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। जैसे धातु या धातु का मतलब हो जाता है सुचालकों के लिए। सुचालकों के लिए जो एप्सिलॉन होता है हमारा, जिसे हम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, या हम जानते हैं सीधे एप्सिलॉन आर को, जिसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो धातु के लिए या सुचालक के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। और वायु और निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है।
इसी प्रकार से कोई अगला माध्यम लेते हैं, जैसे हम परावैद्युतांक ले लेते हैं जल। तो परावैद्युतांक जल के लिए इसका मान हम लेते हैं एप्सिलॉन आर का मान 80। ये अपवाद स्वरूप है स्टूडेंट, कुछ बुकों में हम यहाँ पे 81 भी लेते हैं। उसके बाद माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है ये हमें मिल ही चुका है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक है, तो स्टूडेंट हमारा आज जो अभी पहला टॉपिक था वो था आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप अथवा सदिश निरूपण। तो ध्यान देते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबस लॉ। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबस लॉ। ध्यान देते हैं कि ये होता क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप होता है स्टूडेंट, ये है न्यूटन का जैसे गति विषयक तृतीय नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के सापेक्ष दूसरा प्रतिक्रिया बल होता है, तो ये उसी का पालन करता है। दूसरी चीज, कूलाम के सदिश स्वरूप को व्यक्त करते समय आवेशों का जो परिमाण होता है, यानी उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे धनावेश और ऋणावेश को एक साथ प्रदर्शित करना पड़ता है। ध्यान देते हैं हम थोड़ा सा, मान लेते हैं कोई ये मूल बिंदु है और ये इस मूल बिंदु से XH और ये मूल बिंदु से YH मूल बिंदु को मान लेते हैं O, और इसी के सापेक्ष यानी O के ये कोई तीसरा अक्ष है Z। हम सदिश विश्लेषण आप सबको बता ही चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये वहीं से अब आया है कूलाम के सदिश स्वरूप का निरूपण करना, यानी कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखना। तो ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है हमारा Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है हमारा Q2, जो कि मूल बिंदु से यानी मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इनकी स्थिति देखा जाए Q1 की स्थिति, तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति है R1 और Q2 की स्थिति है R2। ये दो आवेश हैं Q1 और Q2। हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, जान लेते हैं। माना दो बिंदुवत आवेश Q1 एवं Q2 हैं, जिनके
मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 एवं R2 हैं। हम जान लेते हैं हम बिंदुवत आवेश क्या होता है। हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं इसे, काफ़ी देर से हमारे दिमाग में था कि हम अपने बच्चों को बताएं कि ये बिंदुवत आवेश क्या होते हैं, परीक्षण आवेश क्या होते हैं। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं बिंदुवत आवेश के बारे में कि बिंदुवत आवेश क्या होता है, बिंदुवत आवेश की परिभाषा क्या होती है। हाँ स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे बिंदुवत आवेश की, तो हम बताते हैं आप सबको कि बिंदुवत आवेश क्या होता है। देखिए स्टूडेंट कि यदि आवेशित वस्तु, ध्यान देते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यदि आवेशित वस्तुओं का आकार, यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी, उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तुलना में बहुत कम हो, तो इन वस्तुओं को बिंदु आवेश कहा जाता है। हम अभी बात कर रहे थे आप सबसे बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश क्या मिला हमें कि यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक, जैसे ये आवेश है, इनका आकार इनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में अगर कम है तो इन वस्तुओं को हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। आते हैं हम फिर अपने सदिश स्वरूप की तरफ चलते हैं कूलाम के। तो क्या बताया हमने कि माना कोई दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 और R2, यानी जो इनकी स्थिति सदिश है वो R1 एवं R2 है। ध्यान देते हैं हम कि यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश R21 है, तो क्या माना हमने कि इनका जो स्थिति सदिश है वो R21 हो, यानी R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1। और Q2 के सापेक्ष अगर Q1 का माना जाए स्थिति सदिश तो होगा वो R12, जो कि ऊपर की तरफ कार्यरत है और R21 नीचे की तरफ। तो क्या मिल जाएगा हमें R2 इक्वल टू, यानी R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, यानी इनके बीच की दूरी मिल गई R2 माइनस R1। अब हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा नियम, तो कूलाम के नियम लगाएंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के
नियमानुसार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, तो क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 R21 का होल स्क्वायर और वेक्टर R21। ध्यान देंगे मित्रों, यानी दो स्टूडेंट कि यहाँ पे के का मान हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि स्मॉल के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमने एक चीज़ और भी आप सबको बताया कि वेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया कैप R21, इसे हम बोलते हैं कैप R21। तो कैप R21 का मतलब क्या होता है, कैप R21 का मतलब होता है कैप R21 की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश। अब हम बताते हैं आपको कि इनके सापेक्ष जो आपको एकांक सदिश मिल रहा है, इस एकांक सदिश का मतलब होता है, जैसे कैप R21 आपको मिला तो यानी कि इसका मतलब हुआ वेक्टर R21 अपान R21। अब हम बताएं आपको, जहां R21 सदिश वेक्टर R21 का परिमाण है, R21 का परिमाण है। हम अभी बताया आपको कि R21 इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है, तो R21 मतलब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। हम यहाँ पे ये मान रख सकते हैं, तो F21 इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान R2 R1 का होल स्क्वायर और वेक्टर वो कैप R21। इसी प्रकार हमारा आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल F12 बराबर क्या मिल जाएगा, स्मॉल के Q1 Q2 आवेश हमारे दो बिंदु वही रहेंगे, R12 का होल स्क्वायर और कैप R12, जहां R12 बराबर R1 माइनस R2। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, F12 इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 R1 R2 का होल स्क्वायर कैप R12। हम यहाँ भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, कैप R12 बराबर वेक्टर R12 बटा वेक्टर R12, जहाँ R12 सदिश वेक्टर R12 का परिमाण है। हमने क्या देखा यहाँ पे कि एकांक सदिश
कैप R12 एवं R21 परस्पर बराबर हैं तथा इनकी दिशाएं विपरीत मिलती हैं। हमें दिशा विपरीत मिलने के कारण क्या लिख सकते हैं हम इन्हें? लिख लेंगे इनका भी कि एकांक सदिश कैप R12 एवं कैप R21 परस्पर बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। अर्थात कैप R21 इक्वल टू माइनस कैप R12। अतः क्या मिल जाएगा? F12 इक्वल टू माइनस F21 और इसी को हम बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। हमें यहाँ क्या निष्कर्ष मिलता है? तो वो निष्कर्ष निकलता है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं। अर्थात कूलाम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। हम इसी चीज को सदिश स्वरूप के महत्व को जानने के लिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो हमें कमेंट हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हम उन्हें अपनी दूसरी वीडियो दूसरे मेथड से देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कल का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कूलाम के नियम, यानी कूलाम का जो नियम पढ़ा है उस पर हम बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बाहुल आवेशों के मध्य बल, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।